प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बच्चों फिजिक्स का लेक्चर। आपको पता है सीक्वेंस अपना चलता है वैसे ही। अब इसके बाद बायो का नंबर आएगा। आपको पिछले रिसेंटली क्या मिला था? आपको रिसेंटली मिला होगा वीडियो केमिस्ट्री का मिला होगा। फिर फिजिक्स का नंबर है। इसके बाद किसका नंबर आएगा? फिर से बायो का आएगा। ये फिजिक्स चल जाएगा, फिर से बायो का आएगा। फिर वो सीक्वेंस में चलता है। और बीच बीच में आपको मैथ जितना पढ़ा दिया गया, देखो मैं नहीं चाहता हूँ बच्चों को प्रेशर आ जाए, बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ना है। क्योंकि देखो एक्सपीरियंस अपने पास बहुत है। हम लगभग अगर इस टीचिंग लाइन में जोड़ा जाए तो हम 2006 सात से 2007 से पढ़ा रहे हैं। तो इतना एक लंबा अनुभव है कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए। खुद मैं भी पढ़ा हूँ, तो मैं आपको पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ने की बात कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत मेहनत किया था अपने विद्यार्थी जीवन में। मैंने 15 घंटा 16 घंटा ऐसे 12 13 घंटा पर मैं पढ़ता था। कहीं नहीं जाना है, न किसी के पास जाना है, न बैठना है, फालतू कुछ काम नहीं। सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब थे। स्कूल जाते थे, पढ़ते थे खुद से, ज़्यादा खुद से, ना ट्यूशन कोचिंग ज़्यादा नहीं, अपने से ज़्यादा पढ़ते थे। जो आप लोग का भी आजकल बहुत बोलता हूँ मैं कि आप लोग खुद से एसएसटी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, खुद से रिवीजन कीजिए। जितना अपने आप से पढ़ोगे, जितना रिवीजन करोगे खुद से, आपको फ़ायदा होगा बच्चों। तो समय बचाते हुए आज शुरू करते हैं बच्चों अपना फिजिक्स का ये लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर अपना ये नेक्स्ट होगा। मैं लेक्चर नहीं बता पाऊंगा कौन सा लेक्चर है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद 6 या 5 ऐसा कुछ लेक्चर होगा ये, जो भी है। जब मैं उसको इसका थंबनेल बनाऊंगा तो वहाँ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आपको तो पता है ये सीक्वेंस में चलता है। हाँ, ये जरूर बताएंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों। हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा है, इसका बात जरूर होगा। ये मेरा आदत थी, और ऐसे ही आदत आपको बनाना है कि हम क्या पढ़ते हैं बच्चों। पहले पिछले आपने इतना दिन में हमसे क्या पढ़ा है यूट्यूब पे, आप सबको रिवाइज जरूर कीजिएगा। मेथड ये नहीं करता कि बच्चों हम कितना पढ़ते हैं, मेथड ये करता है कि हम बच्चे रिवाइज कितना करते हैं। और कुछ बच्चे को थोड़ा तकलीफ होती होगी हैंड राइटिंग को लेके, तो बच्चों हैंड राइटिंग पर नहीं जाना है। आपको नोट्स बहुत बेहतर मिल रहा है, इंडिया का सबसे अच्छा नोट्स है ये। आपको इस पर बिलीव करना चाहिए, आपको करना, आपको फायदे दिखेंगे बच्चों। और जब तक आपसे कुछ बोलना था तब कुछ लिखना है मत। तो शायद मैंने आपके न्यूमेरिकल पूरे करा दिए थे बच्चे, सारे सारे न्यूमेरिकल हो चुके थे। हाँ, मैंने आपको यहाँ पर एक थैंक्स लिख के बोला था कि ये लेक्चर अपना हिंड हुआ था यहाँ पर। तो आज के लेक्चर बच्चे हम शुरू करेंगे, प्रकाश का पढ़ेंगे हम लोग। अपवर्तन, देखिए परिवर्तन हमने पढ़ लिया। परिवर्तन क्या था, जितना कौन, एक बार थोड़ा सा परिवर्तन हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड। बहुत कम समय में हम कर पाएंगे, बहुत छोटी सी टॉपिक थी वो। जैसे हमने कहा कि ये कोई दर्पण है, ठीक है बच्चों, ऊपर से पॉलिश्ड है, ठीक है। अगर ये आने वाली किरण को हम लोग क्या बोल रहे थे? आपतित किरण। क्या बोल रहे थे बच्चों? आपतित किरण। यानी इसको हम बोल रहे थे बच्चों इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ टकराई, ठीक है। तो जितना, अब यहाँ पर हम क्या दे रहे थे? जहाँ पर टक्कर हुई यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों? कि नॉर्मल दे रहे थे। तो देखो जितना एंगल यहाँ बन रहा था बच्चों, उतना ही एंगल से ये कोण वापस मुड़ जा रही थी। तो इसको हमने, इस कोण को आपतन कोण बोला था, और इस कोण को हमने परिवर्तन कोण बोला था। आपतन कोण को हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई से लिखते हैं, और परिवर्तन कोण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परिवर्तन कोण। तो इसको हम लोग आर से लिखते थे। और जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोल रहे थे? देखो ये आई आर है, तो ये लौट क्या रही है बच्चों? तो इसको हम बोल रहे थे परिवर्तन किरण, परिवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टेड रे तो आर आर। इंसिडेंट रे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परिवर्तित किरण। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम थे, इसके 2 नियम होते हैं बच्चों। आपतन कोण, अच्छा मैं थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गया। ये तीनों एक ही, आपतन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपने अपवर्तन के नियम बहुत इजीली याद किया, ऐसे ही आपको फील आएगा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्लेक्शन समझने से बच्चे थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से थोड़ा टफ है। मतलब टफ मैं नहीं बोलूँगा, बच्चे डर जाएंगे, मैं तो थोड़ा नया है। तो नया है तो बस दोस्ती बार करेंगे इससे, हम करेंगे नहीं करेंगे, चलो करते हैं दोस्ती हम लोग रिफ्रैक्शन से। तो हेडिंग क्या बनाना है बच्चों आपको? पहले आपको हेडिंग बनाना है आज प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। देखो हम क्या बोलते हैं, ये फिनोमेना ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्शन, ये क्या है बच्चों? यानी पहले हम एक बात करेंगे यहाँ पर, प्रकाश की घटना। फिनोमिनन का हिंदी होता है घटना। किसी घटना बच्चों? लाइट की। तो जो लाइट की घटना होती है ना बच्चों, वो क्या है? अपवर्तन है। इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है, अपने दिशा बदले, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपनी दिशा बदलता है, सॉरी, हाँ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी दिशा बदलता है,
यानी इसको एक लाइन में याद करना पड़ेगा ना, एक लाइन में। तो याद रखना कि प्रकाश के जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किरण जाएगी, प्रकाश जाएगी, तो उसके क्या हो जाएगी, बेंडिंग होगा, वो मुड़ जाएगी। प्रकाश के मुड़ने जो देखना, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। चलो मैं इसको, ये रहा मेरे पास, मान लो मैं प्रिज्म दिखा रहा हूँ बच्चे को, दिख रहा है बच्चे को प्रिज्म, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोई लाइट दे रहा हूँ बच्चों। देखो आपने क्या पढ़ा बच्चों, लाइट क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। आपने क्या पढ़ा कि लाइट सीधी रेखा में जाती है कि नहीं जाती है। तो थोड़ा इसको मैं करने के लिए मैं थोड़ा सा कैमरा को यहाँ बंद करना, तो लाइट बंद करने पड़ेंगे बच्चे को, ताकि ये अच्छे से दिखे, मतलब अंधेरा होना चाहिए। मैंने थोड़ी सी लाइट कम की बच्चों, दरवाजा बंद किया कि बच्चों को लाइट थोड़ा धुंधला दिखे। चलो देखिए बच्चों, अपने क्या पढ़ा कि लाइट सीधी रेखा में जाती है कि नहीं जाती है। देखिए देखिए, ओ कितना आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है ना। देखिए ये क्या है, मान लो ये आपने रेजर देखा होगा कि हम मारते हैं तो एक सीधी रेखा निकलती है ना बच्चों, सीधी रेखा निकलती है। अब देखना इसमें बेंडिंग हो गई है, देखिए अभी देखिए, अभी क्या है, सीधा जा रहा है ये, थोड़ा देखिए सीधा जा रहा है, अभी मेरे हाथ पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लाऊं तो अब देख पा रहे हैं कि ये बेंड हो रहा है तुरंत। देखो ऐसे जा रहा था बच्चों, तो इसको नियमतः ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये देखो यहीं पे बेंड हो गया। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे थोड़ा सहारा लूंगा बच्चों, हाथ का अपने, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। देख पा रहे बच्चे कहाँ लाइट आ रही है, नीचे आ रही है। अब देखो मैंने एंगल कहाँ डाला है, बहुत ऊपर मारा हूँ, उसके कर्नर पे मार रहा हूँ, और लाइट आपको पेज पे दिख रही होगी। देखो तो कहाँ गिरी, लाइट पे चली जाइए, देख पा रहे हैं बच्चे, लाइट पेज पे जा रही है। यानी देखिए यहाँ पर रहा था, तो उसको निकलना कैसे चाहिए। थोड़ा मैं लाइट कर दूँ फिर से, आपको दिखा दिए थोड़ा। ये लाइव में बच्चों मतलब सामने ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन क्या है कि अब रिकॉर्ड करना है कैमरा में, तो जैसे आप करना बहुत इजी प्रोसेस है। आपके पास प्रिज्म होगा, ऐसे आप नॉर्मल लाइट मारते हो सीधी जाती है, लेकिन जैसे आप इसको ऐसे मारोगे तो ये सीधे नहीं जाएगी। देखो बेंड होकर नीचे आ रही है, यहीं से मुड़ के ऐसे चल जा रही है ऐसे। तो एक माध्यम से, एक मान लो यहाँ पर एयर है, दूसरे माध्यम पर प्रवेश किया, कांच में गया, वो मुड़ गई। तो ये मुड़ने की जो प्रक्रिया है ना बच्चों, एक माध्यम से दूसरे में जाकर मुड़ जाना, प्रकाश की किरण को मुड़ जाना, बेंडिंग हो जाना ही रिफ्रैक्शन है बच्चों, यही तो अपवर्तन है। कोई समस्या नहीं सर, बहुत इजी समझ में आ गया। हमने समझा कि एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी और उसकी लाइट की बेंड कर जाएगी, मुड़ जाएगी। इस फिनोमेना को, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का क्या है बच्चों, अपवर्तन है। हम साथ साथ में बच्चों एनसीईआरटी भी कवर करेंगे अपना। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो मानो ने तो छोटा चैप्टर है। देखिए बच्चों, अगर आपने एनसीईआरटी रीड किया होगा तो आप पढ़ पा रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा ये मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, देखो बुक इसलिए थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। मानता हूँ कुछ समझने का, कुछ बुक तो हमको राहत देती कि नहीं। देखो विद्या है ना, तो विद्या तो राहत देगी हमको, माँ है तो हमको कुछ ज्ञान तो मिलेगा ही पढ़ने से। तो क्या बातें समझा रही है एनसीईआरटी हमको, समझाने की कोशिश कर रही है बच्चों यहाँ पर कि एक पारदर्शी माध्यम। देखो बच्चों ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसमें आर पार कुछ चल जाए। अगर मैं देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये मेरे पास मान लो ग्लास है, आप इसमें से आर पार देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो जिसमें, और इस देखने से मतलब नहीं है, इसमें लाइट हम मारेंगे तो उस पार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा बच्चों। देखो इस पर मार उस पर निकल रहा है, तो जिसमें प्रकाश की किरण आर पार चल जाए वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाती है। अब बताओ बच्चों, क्या मैं अपने हाथ में मारूंगा तो क्या ये किरण उस पर जाएगी, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है बच्चों, नहीं जाएगी। तो ये मेरा क्या हो गया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मेरा अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो बात समझा रहे, एक लाइन में समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का, कि किसी पारदर्शी माध्यम में, ठीक है अच्छी बात है, हमने समझ लिया कि जिसमें आर पार किरण चल जाए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, अच्छी बात है बिल्कुल। जब प्रकाश, यहाँ समझना इसका मैंने सर यहाँ से एक, जब प्रकाश
एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने हवा में आपको तो दिखा दूंगा है, फिर से दिखा देता हूँ बच्चे को, क्योंकि देखो जितना रटने से बेहतर है कि बच्चों को लाइव जितना दिखा दिया जाए बच्चे उतना याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा ये बच्चे मैंने एक स्लैब है, मतलब आयताकार स्लैब है कांच का, ठीक है। यहाँ इधर क्या है, हवा है, तो इधर में मारेंगे तो प्रकाश सीधे जाएगी, लेकिन क्या इसमें जाएगी तो भी, चलो मारते हैं देखते हैं क्या सीधी जा रही है। थोड़ा देखना बच्चों, यहाँ पर मैं ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, कुछ देखना इसके लाइट के थोड़ा कोई एंगल यहाँ पर रह के दिख रहा है क्या। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या इधर से मार रहा हूँ तो किरण सीधा निकलती है क्या। जिस एंगल से मारते हैं उसी एंगल से निकलता है कि नहीं, थोड़ा मुड़ा होता है। इसको बच्चों अब जब हाथ में करोगे ना खुद से, मेरे ऑफलाइन में तो बच्चों को दिखा जाएगा, आपके पास अगर ऐसा है तो कर लेना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को ये एंगल अच्छे से दिखा पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप इसको मत देखना, इस तरह को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पर देखना है थोड़ा सा बच्चों। देखो मैंने मारा यहाँ पर तो ये थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है, इससे ये अंदर जा रही होगी इसमें, अच्छा प्रकाश इसमें भी जा रही होगी लेकिन दिखे भी नहीं बच्चों, आपको सिर्फ यहाँ दिख रहा है टच। अगर मैं कैमरा, अच्छा चलो इसका मैं प्रैक्टिकल बना दूंगा, चलो हो गया बच्चों, इसको मैं लैब में एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको शुगर अप्लाई शुगर का थर्मोलाइसिस दिखाया हूँ और छप्पन अभिक्रिया का दिखाया हूँ, जल का मतलब विद्युत अपघटन अभिक्रिया दिखा, तो इसको भी मैं एक वीडियो अलग से बना के छोटा सा डाल दूंगा आपको। वहाँ क्या कैमरा में सीधा कर देंगे, अभी क्या कैमरा में सीधा किया हूँ पढ़ाने वाला मोड में, थोड़ा इसमें नहीं हो रहा है। अब आप समझ पा रहे हो मैंने आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ समझिए एक बार में। यह बातें कर रही कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो क्या होता है। देखो एनसीईआरटी में एक खूबसूरती है, आपसे हर डेग पर एक प्रश्न पूछते जाती है कि बच्चे सोचे। ये देखो एनसीईआरटी रटवाती नहीं है बच्चे को, एनसीईआरटी कंसेप्ट देती है, जिसका कंसेप्ट एक बार चमक गया बच्चा फोड़ देगा पूरे बोर्ड को। आप बोर्ड एग्जाम क्या कोई भी एग्जाम को आप तोड़ने में सक्षम हो जाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। कहती है कि जब सीधी रेखा में प्रकाश की एक माध्यम, कहता कि पर किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, ठीक है बात है। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो उसमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अच्छी बात है, उसमें टेढ़ा नहीं होता है। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे मतलब अपने हवा में लाइट मारा तो ऐसे जा रहा था, मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, फिर देखिए अब देखिए, अब ये मेरा मान लीजिए लाइट है तो यहाँ पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अब ये इसको ऐसा निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ तो सीधा था, लेकिन अब माध्यम चेंज हो गया, ये दूसरा माध्यम आ गया। अब इसमें क्या होगा, हरकत आएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा इधर उधर, या तो उधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, इसके डेंसर पर निर्भर करेगा। तो ये इसकी लाइट जो किरण मुड़ेगी वही घटना जो है बच्चों क्या है, अपवर्तन है। तो इसका आंसर यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी, तो यहाँ से पूछ रहे ना क्या होता है, तो तुम जानते हो क्या होता है, बोल देना मुड़ जाती है, हो गया। तो तुम क्या लिखोगे, तो उसकी किरण क्या होती है, अपनी दिशा से मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। बस एनसीईआरटी में ही मजा है, यही मजा है बच्चों, बाकी अन्य बुक से देखो ये मैंने लिख दिया। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वहाँ पूछते तो क्या होता है, तो कहने का अपनी दिशा बदलता है, वो अपनी दिशा चेंज कर लेता है, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक लाइन में याद बच्चे को, मुझे जो क्लास में आपको याद होना चाहिए बच्चों, रटना नहीं है, क्लास में फीलिंग आ जानी चाहिए कि आप बिल्कुल साइंस पढ़ रहे हो। और राइटिंग के लिए बच्चों परेशान ना हो, मैं चल दिन रात तय किया हूँ कि बच्चों मेरा राइटिंग सुधर जाए, काम में लगा हूँ, बच्चे को मैं अच्छा लिख के दे दूँ। अब करना क्या, दूसरे से लिखवाना पड़ेगा, जो मेरे छात्रों का नोट्स अच्छा राइटिंग है उनसे लिखवाना पड़ेगा। अब दिक्कत की बात है कि सभी बच्चे थोड़ा अपने अपने बोर्ड में लगे हुए, अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई खाली तो है नहीं कि किसी को हम बोले थोड़ा मेरा भी ये नोट्स को थोड़ा तुम लिख दो, फिर वीडियो बनाएंगे, थोड़ा चैप्टर भी स्लो हो जाएगा, काम चला लो। अक्षर तो आपको पढ़ने आते हैं कि नहीं बच्चों। अब चलो कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम का बात कर लेते हैं, जैसे हवा होती है, निर्वात होता है, निर्वात को हम वैक्यूम बोलते हैं, ग्लास जिसको मैं दिखाता नहीं, ये भी क्या है बच्चे, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जल में भी लाइट जा सकती है बच्चों आराम से, किरोसिन तेल में, हीरा में और बेंजीन, ये कुछ मीडियम है, याद रख सकते हैं हम। चलो अब बात करते हैं बच्चों, प्रकाश किरण का मुड़ना दो पारदर्शी माध्यमों के बीच ऑप्टिकल डेंसिटी में अंतर के कारण होता है। ये काहे मुड़ा प्रकाश, जैसे हम यहाँ मारते हैं तो सीधी जा रही थी, फिर इसमें गई तो फिर यहाँ से मुड़ गई, क्यों मुड़ रही है भाई,
तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है ना, ये अंतर होता है। मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल डेंसिटी में समझते हैं। मान लीजिए एक ये चीज़ है, थोड़ा मोटा है, ज़्यादा घना है, और मान लीजिए हवा मारेंगे तो थोड़ा कम घना है, पानी मारेंगे थोड़ा और होगा। तो इनकी और प्रकाश की मोड़ने की क्षमता है, ये कितना मोड़ेगा प्रकाश को, वो कितना, लेकिन इससे ज़्यादा ये मोड़ता है प्रिज्म, इससे ज़्यादा ये मोड़ता है, इसे मारने पर ज़्यादा मोड़ देता है। देखो मार रहे हैं ऊपर, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चे, यहाँ पर लाइट देखो, लाइट देखो यहाँ पर रहा है, दिख रहा है क्या, ये लाइट यहाँ पर रहा है, देखो मुड़ के यहाँ गिर रहा है। इसको जाना चाहिए ऐसे ऊपर, इसको ऊपर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेचारा ऐसे ही मुड़ जा रहा है, यहीं यहीं पर बेंड हो जा रहा है। देखो कहाँ पर बेंड हो जा रहा है, यहाँ पे मेरे हाथ पर देखो कहाँ बेंड हो रहा है। आपको समझाने के लिए से करता हूँ, तो ज़्यादा मुड़ रहा है, तुरंत यहीं मुड़ जा रहा है। ये देखो यहाँ गया, यहाँ पर यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए, सेम नीचे आ गया, तुरंत गिर गया वो, तुरंत नीचे आ गया वो। और दिखाएंगे तो यहाँ से दिख पाओगे तुम, यहाँ मार रहे हैं, लेकिन लाइट नीचे दिखेगी, यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहा है, लाइट यहाँ से यहाँ दिख रही है, यहाँ पर गिर रही है, ये बेंडिंग है, ये ज़्यादा डेंसर है, ये ज़्यादा मुड़ रहा है उसको। आगे चले बच्चों, सर बहुत समझाते हैं, आप इतना क्यों मेहनत क्यों करते हैं बच्चों, आपके लिए करते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट रटना पड़े। आपने क्या सीखा, अब चलो पेज तो पलट दिया हूँ, अब बताओ जल्दी से बताओ, मन में सोचो, बताना नहीं, मन में सोचना है, मन में फील करो बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आपने क्या सीखा था बच्चों, हाँ 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 बोलिए बोलिए। आपने सीखा था जब प्रकाश की किरण, चाहे जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में, तो क्या होता है, क्या होता है, अपनी दिशा बदल लेती है। इसी घटना को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। चलो इनके भी कितने नियम बच्चों, तो अपने परिवर्तन के भी 2 नियम पढ़ा था, तो अपवर्तन भी कम नहीं है, इसके भी 2 नियम है। तो कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए चलते फिरते में कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम हैं, अपवर्तन कितने नियम है, अब बच्चे चलते फिरते नहीं, इसको तो बोलो बहुत पूछा जाता है, बहुत। तो बच्चे अभी बताओ, इसको रटने की जरूरत है क्या हमको, क्या बच्चे हमारे रटेंगे क्या इसको कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, अपवर्तन कितने होते हैं एमसीक्यू में। आज बच्चों ऑफलाइन में क्या हुआ था कि मैंने आज केमिस्ट्री का टेस्ट करवाया था बच्चों से, अच्छे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनसे मैं पूछा क्या आपको रटना पड़ता है क्या एमसीक्यू, तो बोलते हैं नहीं। ऑनलाइन में भी तो वही फीलिंग आना चाहिए, जो मैं श्रद्धा से यहाँ पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ाई यहीं पे होती है। ऑफलाइन में थोड़ा डिफरेंस होता है कि हम सामने होते हैं, नहीं होते हैं, बस ऑनलाइन में आपके सामने नहीं होते हैं। तो जो बच्चा शिद्दत के साथ पढ़ेगा, लगन के साथ पढ़ेगा, सोचेगा, फील करेगा कि नहीं भैया जी सर जो भी है मेरे साथ में है, तो ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी है तो बस दुनिया कायम है ईमानदारी पे। चलो मैं आपको कुछ एमसीक्यू दिखाता हूँ, कितना पूछता है परीक्षा में सवाल इसको। ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, बहुत बार इसको रिपीट करता है, इसको हम काहे रटेंगे। देखो मतलब पेज में जगह नहीं बचेगा अगर तुम देखोगे ध्यान से। तो थोड़ा 22 नंबर क्वेश्चन में गौर करना बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कितना पूछा है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम हैं, 12 में, 15 में, 15 में, फिर 20 में, फिर 21 में, फिर 23 में। इस साल पूछ लिया गया, इस साल 23 में इतना बार पूछता है, इसको पूछो मत। इसका एक और भाई है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, ऊपर है, देखो ऊपर है, तो ये थोड़ा कम पूछा है, लेकिन अब चलो इसका नंबर है, अगले साल ये पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम, तो उसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है, दोनों सेम नियम है। तो परिवर्तन के कितने नियम, 2, अपवर्तन के कितने नियम, 2, और उन नियम आपको याद होने चाहिए बच्चे, लिखने में सब्जेक्टिव में काम आएगा। चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं इनके कौन कौन से नियम बच्चों, वहाँ तो अपने बहुत इजीली याद किया था, तो देखना सेम उसका जो पहला नियम था, तो पहला नियम इसका भी सेम है। आपने वहाँ क्या पढ़ा था कि 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, सेम, कोई बदलाव नहीं। यहाँ भी पहला नियम सेम याद रखना है, सिर्फ बदले क्या, वहाँ था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है बच्चों। यहाँ थोड़ा क्या होता है डिफरेंस, यहाँ आपतन कोण की जया साइन, आपतन कोण की जया साइन, और अपवर्तन कोण की जया से अनुपात एक स्थिरांक होता है। सर क्या लिख रहे हैं, आपतन कोण की जया साइन का अनुपात अपवर्तन साइन का अपवर्तन कोण की, देखो एक बार तो लिख रहे हैं कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, बस इतना ही रखना है। आपतन कोण की जया, वहाँ क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यहाँ खाली कितना रखना है कि आपतन कोण की जया मतलब एक साइन का नाम है बच्चों, एक कोण है, एंगल है, एंगल को हम बोलते हैं साइन, ठीक है, जो उसका कोण होगा, और अपवर्तन कोण का साइन सेम क्या करेंगे, भाग देंगे, मतलब जैसे अनुपात मतलब भागी होता है, एक स्थिरांक प्राप्त होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन
इसे हम अपवर्तन का स्नेल का नियम कहते हैं, इसे हम लोग अपवर्तन का स्नेल का नियम कहते हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी यही बातें मेंशन है वहाँ पे, तो हम बातें पढ़ते चलेंगे और उसको सेट भी करते चलेंगे यहाँ पर साइड साइड में। मतलब आपको दोबारा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, जो पढ़ा देंगे साथ ही में सब कुछ क्लियर। जा ये रहा बच्चे, दो नियम एनसीईआरटी भी लिखती है, सेम यहाँ से भी याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखो नियम तो नहीं चेंज करना है, नियम में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा ही याद कर लो। क्या याद करना है बच्चों को कि आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों के मध्य को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, पृथक कौन करता है बच्चों? अभिलंब ही नहीं करता है, अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। बस थोड़ा सा भाषा आप क्या चेंज कर सकते हैं, मतलब सही से क्या लिख सकते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, देखो वहाँ आपतन कौन था, यहाँ आपतित किरण है बच्चों, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ मैं एक थोड़ा एनसीईआरटी लिखा है, दोनों माध्यम को पृथक करने वाला। अरे कौन सा सर, कौन सा, चलो फिगर में समझाएंगे, टेंशन मत लो, चित्र में समझाते हैं, रटवाएंगे तो कुछ हो नहीं। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान, मैं क्या बता रहा हूँ, किसको पृथक कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर समझो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई किरण आई, ठीक है, आपतित किरण आई, ठीक है। ये मान लीजिए गिलास है, कांच है, ये वाला कांच है, ये वाला कांच है बच्चों, इस पर कोई किरण ऐसे आगे पड़ी, ठीक है। अब ये यहाँ पर जहाँ पर टच की है तो मैं यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, ठीक। अब बच्चों ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं निकलेगी, ये किरण थोड़ा झुकेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, या तो इधर मुड़ेगी या तो उधर मुड़ेगी, वो निर्भर करेगा कि माध्यम कौन सा है। चलो मैंने माना कि ये तो हवा था, इधर कांच है, तो बिल्कुल इसके पास ही मुड़ेगी, तो इसको तो डॉट से दिखा रहा है, डॉट से, डॉट से, डॉट है। तो देखो इन कोण को और ये कोण को अलग पृथक करने के लिए हमने एक लंब ड्रॉ किया, जिसको बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों को अलग करने वाली जो लंब सब एक ही तल में है, सब एक ही प्लेन में है। बस दूसरा नियम सर, दूसरा नियम कि प्रकाश किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया साइनानिक अनुपात क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। यहाँ क्या लिखा गया है थोड़ा देख लेते हैं। मैंने कलर की बात नहीं किया है, यहाँ पर कलर नहीं लिखा हूँ, थोड़ा और छोटा इसको डिफिनेशन का बना दिया गया कि बच्चे आसानी से याद कर ले, कोई समस्या ना हो। लेकिन आप एनसीईआरटी की भी भाषा देखो, मैं तो एनसीईआरटी से चलता हूँ, तो आप ये याद कर लो तो भी बेटर, आप ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इसको भी याद करते हैं, कोई समस्या नहीं है बच्चों, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। बात वही लिखा गया है कि आपतित की आपतन कोण की जानी, आपतित किरण होना चाहिए ना बच्चों, ठीक है, ठीक है, आपतन कोण, सॉरी, ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया से जो अनुपात आएगा बच्चों, एक स्थिरांक आएगा जिसे हम लोग स्थिरांक होता है, क्या होता है बच्चों का स्थिरांक होता है, इसे ही हम इस क्या कहते हैं बच्चों, इसको स्थिरांक होता है। बुक में क्या लिखा गया है, इस नियम को स्नेल के अपवर्तन के नियम कहते हैं, इस नियम को अपवर्तन के स्नेल का नियम के रूप में इसे जाना जाता है। ये एक अपना भाषा हो गया, आपको ये बेटर जमता है तो जो देख लेना, आपको जो याद करने में सुविधा है इसको याद करना, या तो मैं बोल यहाँ से कर लेना एनसीईआरटी भाषा, और बस में ये लिखना है, और एक तो डायग्राम दिखाना है बच्चों आपको। चलो अब देखो, यहाँ आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं, आपने यहाँ से लिख लिया, इसको लिख लिया, दोनों नियम लिखा। अब ये थोड़ा डायग्राम आपको एग्जामिनर को दिल मोह लेना है दिखाकर, और ये तो कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। क्या है बच्चों, देखो मैंने देखा ग्लास है, ठीक है, ऊपर क्या बच्चों, हवा है, हवा को हम बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं रेयर मीडियम, क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, यानी विरल माध्यम, क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। और गिलास क्या है बच्चों, थोड़ा इससे डेंसर होता है, सघन होता है, तो गिलास को क्या बोला गया, डेंसर माध्यम। तब विरल बुझाया कमजोर, जिससे हवा हो गया, निर्वात हो गया, ये विरल माध्यम है। और कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब पूछूंगा आपसे कि पानी में और शीशा में बताओ कौन सघन है कौन विरल है। तो पानी क्या है बच्चों, थोड़ा कमजोर होता है, तो पानी क्या करना है, सघन माध्यम है, यथी विरल माध्यम है। और पूछेंगे घास यथी गिलास क्या है, तो बोल देना क्या है, सघन माध्यम है, डेंसर है। यही है बच्चा अपवर्तन का नियम। और इसमें ध्यान रखना है, वहाँ पर क्या पढ़े थे आप कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, यहाँ उल्टा होता है, एंगल आई
यहाँ पर आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखना इसको। इसलिए शॉर्ट समझ समझाते हैं कि एंगल आई मतलब अपवर्तन कोण परिवर्तन कोण के ग्रेटर देन बड़ा होता है, इसको याद रखना। वहाँ बराबर होता है, यहाँ बड़ा होता है। चलो कांस्टेंट मतलब क्या बच्चों, ये कांस्टेंट क्या बच्चों, जो यहाँ कांस्टेंट लिखाता है ना, आपको देखना एक बताया किताब में सब लिख रहा है, एक निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए। देखो यहाँ पर अगर तुम कलर चेंज कर दोगे तो ये स्थिरांक नहीं रहेगा। जैसे मैंने क्या बोला, ये अभी आप इसमें किए हो, यहाँ पर लाल रंग किए हो तो उसका इसका ग्लास का अपवर्तनांक कुछ हो रहेगा, और यहाँ ब्लू रंग कर दोगे तो अपवर्तनांक, रंग नहीं बदलना है। इसीलिए एनसीईआरटी ने बहुत बेखूबी से लिख दिया है, बिल्कुल तुम इसको याद कर लेना, यही याद कर लेना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए अपतन कोण की जया साइन तथा परिवर्तन कोण की जया साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं कहीं इंग्लिश लगा देना, मज़ा आ जाएगा, हो जाएगा। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं, जहाँ पर आई क्या है बच्चों, अपतन कोण, और आर क्या है बच्चों, अपवर्तन कोण। यानी क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव रे। हो गया बच्चों। और इनका जो अनुपात होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक का मान दूसरे माध्यमों के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आइए चलो हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ना है। देखो अब जो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एनसीईआरटी तुम्हारा छूटा नहीं। अब देखो यहाँ बात कर लिए है, नोट साइन आई बाई साइन आर कब तक स्थिरांक रहेगा। आपने लिखा कि साइन आई साइन आर ये कब तक स्थिरांक रहेगा बच्चों, तो ये तब तक स्थिरांक रहेगा, यहाँ बात कर दिया हूँ, जब तक कि लाइट का वेवलेंथ अपना बदलो। क्या लिख दिया हूँ, जब तक लाइट की यानी प्रकाश की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य ना बदले। अगर तुम प्रकाश का वेवलेंथ चेंज करोगे, वेवलेंथ क्या होता है, कलर, लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो बच्चों इसको अगर हम तुमको थोड़ा धूप में दिखाएंगे ना, धूप में दिखाएंगे तो यहाँ से जब आई किरण तो यहाँ 7 रंग बटेगी, सबसे नीचे होगा बैगनी वायलेट, सबसे ऊपर होगा रेड, तो लाल जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। अर्थात देखो प्रकाश का रंग ना बदला जाए। तो तुम मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कभी एनसीईआरटी खिलाफ नहीं किया ना, वहाँ भी लिखा था निश्चित रंग होना चाहिए, यहाँ पे तो लिख रहा हूँ कि लाइट और रंग दोनों फिक्स होना चाहिए, तभी आप जो कांस्टेंट आएगा, तभी लेमडा कांस्टेंट होगा, नहीं तो लेमडा कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों। ये टॉप लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चे पीडब्ल्यू जानते हैं तो उनको बात समझ में आ रहा होगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, इसकी कुछ नियम है, इसको बनाने के कुछ नियम है। जैसे वहाँ आपको क्या सिखाया था, दर्पण में इमेज बनने के लिए कुछ नियम बताया था ना, यहाँ भी कुछ नियम बात करेंगे हम लोग। पहला नियम बच्चों, पहला नियम क्या बच्चों, कि नियम नंबर 1, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। इस सवाल को इतना पूछा है कि बच्चे इसको रटते हैं। अरे हम काहे रटे भाई, हम काहे रटे, यहाँ चित्र में समझो ना। चलो हमने लिया एक बच्चों यहाँ पर, इसको बार बार हिल रहे इसको, चलो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया बच्चों, एक माध्यम लिया, ठीक है, ग्लास लिया, जो भी समझ लो। ऊपर मैंने रखा बिरल, क्या रखा बच्चों, बिरल। अब बिरल में क्या होगा, देखना बिरल का मतलब जो कमजोर हो, कमजोर में से हवा हो गया, पानी हो गया, मतलब तुलना करना पड़ता है। जैसे बिरल हम लोग दो ही लेते हैं, हवा और निर्वात को। तो यहाँ पर लाइट मारेंगे हम और ढुकाएंगे रेयर में, यानी रेयर मतलब यहाँ पर हम ढुकाएंगे, रेयर मत इसको ढुकाएंगे हम लोग। क्या लिखा है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में, सघन ये मान लो कि हवा है तो इसको तुम पानी समझ लो। अगर हवा में ऊपर से, हवा का मतलब कौन चीज़, ऊपर से हम लोग जैसे मान लें कि हाथ के ऊपर ही ऊपर हो गया, मान लो गिलास में पानी भरा है, अगर हम पानी के अंदर मारेंगे, थोड़ा ट्राई करें क्या बच्चों, गिलास तो रखे हैं, देखो बच्चों ये तो अभी आपको दिखाया था ना चूना वाला। देखो यहाँ पर जो ये परत दिख रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। देखो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट परत है, दिखा ना परत आपको, छाली दिख रहा है, छाली, यही कैल्शियम कार्बोनेट था जो आपको केमिस्ट्री में दिखाया था। देखो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। कहाँ से आ गया ये, क्योंकि मैंने क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपने मुंह से CO2 छोड़ा था, इसमें CO2 छोड़े थे, अपने माउथ से क्या थे, इसमें CO2 डाला था, तो जो लेयर बन गया ना, ये संगमरमर है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, आपको, जैसे गिलास है, ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा हवा है और पानी यहाँ शुरू हुआ है,
तो जब तक पानी में नहीं टच करता है तो ये सघन हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब पानी टच कर रहा है ना, वहाँ से सघन हो जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पर टर्च बारह लाइट दोगे, इसमें मुड़ता है बच्चों यहाँ से, तो आपको मैं दिखाऊंगा, सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, थोड़ा कैमरा मुझे सीधा करना पड़ेगा। क्लियर दिख रहा है कि प्रकाश मुड़ रही है बच्चों। यहाँ से देखो अब दिखेगा, मजा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ साइड में जा रहा है, थोड़ा कैमरा उतना फोकस नहीं कर पा दूर तक। यहाँ लाइट आ रहा है, देखो अपना हाथ लगाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। देखिए मेरे हाथ के सामने इधर, वो कैमरा उसको ले ही नहीं रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये मार रहा है, इधर ऊपर चला गया पूरा ऊपर, यहाँ ढुका तो देखो इतना दूर, जैसे यहाँ पर समझो बच्चों, ये लाइट यहाँ बारह गया है तो यहाँ से यहाँ तक सघन हो गया। अब कांच में प्रवेश करना तो वो क्या हो जाएगा, विरल डेंसर हो जाएगा। तो सघन और विरल आपको समझ में आ गया। सघन और सॉरी विरल और सघन, विरल मतलब कमजोर होता है, और नाम है विरल कमजोर, और सघन मतलब मजबूत घना हुआ डेंसर। तो पहले आपने क्या सीखा, जब विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसको मैं आपको थोड़ा बना के दिखाएंगे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। अब मजा आएगा आपको। यहाँ से ये रहा बच्चों, मान लीजिए कोई चीज़ मान लेते हैं, इसमें बच्चा पानी भरा है, क्या बच्चा है, बच्चा पट्टी इसमें पानी है, ठीक है, यानी ये वाटर हो गया। अब ऊपर क्या बच्चों, यहाँ मान लीजिए हवा है, निर्वात है, वैक्यूम है, ठीक है। आप यहाँ से अगर लाइट मारते हो, ये वाला लाइट की बात कर रहे हो, यहाँ से हम लाइट मारेंगे ऐसे टर्च, प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ठीक है। अंदर पानी है, तो ये हवा क्या होता है बच्चों, विरल माध्यम होता है। क्या होता है, विरल माध्यम होता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रेयर मीडियम है। और यहाँ पर एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे, लंब। तो ये इसको जाना तो चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर जो पानी है क्या है बच्चों, सघन माध्यम है। सघन बोले तो डेंसर है, ये रेयर है, और ये क्या है बच्चों, डेंसर है। कुछ लिखना नहीं बच्चों, सारे नोट्स में लिख दिया हूँ, खाली समझना है। अब क्या होगी, ये किरण ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे, मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की इधर झुक जाएगी, नॉर्मल की ओर ही झुक जाएगी, देखो ऐसे निकल जाएगी, नॉर्मल तरफ आ गई है। और उल्टा, और दूसरा नियम समझ लेते हैं, पर लगे लगे साथ साथ में दूसरा नियम भी सीख लेते हैं। अब ऐसे समझो, यहाँ पानी भरा है, ठीक है, आप नीचे मान लो तैर रहे हो पानी में, टर्च मार दिए ऐसा, पानी में ऐसे टर्च मार रहे हो, बाहर कोई बाहर आपका बाहर खड़ा कोई दोस्त मित्र दिख रहा है, तुम पानी में नहाने गए हो, अंदर से टर्च मारोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक लंब गिराते हैं, बिना लंब से मालूम नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो इसका नियम कहता है, अब कहाँ से लाइट आ रही है, अब आपतित किरण कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम से। कहाँ से बच्चों, सघन माध्यम से, यानी डेंसर से आ रही है। तो इसका नियम उल्टा हो जाएगा, अब अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, अभिलंब से दूर ऐसे भाग जाएगी। इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए। तो ये अभिलंब इधर नहीं झुकेगी, अभिलंब से दूर, ये अभिलंब नॉर्मल है बच्चों, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से और दूर भाग जाएगी, ऐसे बेंडिंग होगा। ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे रिफ्लेक्शन है बच्चों। तो दो आपको नियम पढ़ने थे, दोनों आपको पढ़ा दिया। अब नोट्स में से आप नोट कर ले मेरे प्यारे बच्चे। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो नोट करना। ऊपर वाला तो बच्चे हो गया था नोट्स, तो आपने लिख लिया, दोनों नियम लिख लिया था। हाँ बच्चे ने तो यहाँ इस चैनल का नेम लिख लिया था, ये डायग्राम भी अपने बना लिया था। देखना हमेशा ये आपतन कोण बड़ा होता है बच्चों, देखो आपतन कोण देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है आपतन कोण, ये देखो। अब मुड़ गया है तो जो छोटा है, तो हमेशा इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर नहीं होता। आपतन कोण ऑलवेज इज ग्रेटर देन, किसके सापेक्ष में, अपवर्तन अपवर्तन किरण के, अपवर्तन कोण के बराबर में। ये आपने पूरा लिख लिया बच्चों, ये वाला पेज। तो यहाँ आपने क्या सीखा बच्चों, आपतन कोण तो बड़ा होता ही होता है, कब, जब सघन से विरल माध्यम में आएगी तब। रूल नंबर 2 बच्चों, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, करके दिखा दिया, हम लाइव करके दिखा दिया था, मैं टर्च मारा तो कहाँ मुड़ गया, देखो
अब सघन माध्यम से विरल में मान लो यहाँ क्या है, पानी है, पानी से तुम मारोगे तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगी, ये नॉर्मल है, इसे दूर भाग जा रही है। तो इस चित्र को ऐसे बना, जैसे मैं वहाँ बना था ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना तो इधर विरल कर दो तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे मुड़ जाएगी, जैसे इच्छा है ऐसे बना लो। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब आप सघन से विरल में लाते हो तो आपतन कोण देखो इतना है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपवर्तन कोण बड़ा होता है, देखो तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट से बड़ा कौन हो गया, रिफ्लेक्टिव रे। यहाँ उल्टा होता है, कब, जब आप विरल सघन से विरल में जाओगे, तो विरल से सघन जाओगे तो आपतन कोण बड़ा होगा, अगर सघन से विरल में जाओगे तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा। ठीक है ना बच्चों, चलो ये क्या बातें हैं इसको भी समझते हैं थोड़ा। व्हेन रिफ्लेक्शन डज नॉट अकर्स, मतलब अपवर्तन कब नहीं बदलेगा, अच्छा, कब फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो जब इन, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ये लाइट है, ये मान लो टर्च है, ठीक है, हम सीधे मार दे तो कोई फर्क है, सीधे निकल गया। देखा बच्चों, आपको यहाँ पर्दा लगाते हैं तो आपको दिख जाएगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इसको खड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिख जाएगा। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे को साइंस फील करा दूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, अपने पास कुछ जुगाड़ कम पड़ जाता है। देखो मैं सीधे मारूंगा 90 डिग्री पर, 90 पर, देखो बच्चों उधर भी उतना ही गया। ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे, सबका वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं, जब दूसरा पार्ट बनेगा ना वहाँ पे सब देखो। यहाँ पर मैं सीधा टर्च मार रहा हूँ, तो देखना सीधे जा रही है, देख रहे बच्चों, जितना एंगल पर हमारा सीधे निकल गया था, सीधे निकल रहा है। इस बार कहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे जितना मार रहे हैं उतना ही पर निकल रहा है, सीधे निकल रहा है, कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। हाँ चलो, ये तो उपाय मिल गया, इधर मिल गया, इधर तू लग जाए इधर। देख रहे बच्चों, सीधे जितने एंगल पे यहाँ मारा हूँ सीधे उधर निकल गया कोई, लेकिन देखो अब बदलेगा, देखो अब सीधा नहीं जा रहा है, देखो बेंडिंग हो गया, मार कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहा है, देखो और बदलेगा। अब अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चे, खूब अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको मैं तो क्लास में दिखाऊंगा बच्चों को तो मजा आएगा। यहाँ खूब रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा है, लेकिन तो जब इंसिडेंट रे, जब आपतन कोण जो हो, जब जीरो हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है। जब माध्यम सेम हो तो कोण, तो अपवर्तनांक सेम होगा। एक जब कोण आपतन कोण बराबर हो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जब माध्यम सेम हो जाए, मान लीजिए कि दोनों जैसे पानी में कर रहे हैं आप, मतलब माध्यम से मतलब कि नीचे पानी है, ऊपर भी कुछ दूसरा सामान है, लेकिन मान लो जी पानी का रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तनांक है 1.5, तो ऊपर भी रिफ्लेक्शन 1.5 हो जाए तो भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक डेंसर रेयर होना ही चाहिए। बातें बच्चे समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं बात को बच्चे। इसको अपने नोट भी किया होगा बच्चों, एक बार फिर से दिखा देते हैं कि कुछ भी पॉइंट छूट ना जाए मेरे बच्चे को, प्यारे बच्चे को। चलो बच्चों, आपको भारतीय भवन अदर बुक आपको रटाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल भरोसा करना। मानता हूँ थोड़ा अपने हम लोग फैमिली कम है, कम लोग अपने भी जानते हैं, तो लेकिन मैं मेहनत कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिस दिन देखो अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा होगा, बच्चे अच्छे रोल नंबर ला रहे हैं, पिछले ऑफलाइन में अच्छा रिजल्ट आया है, इस बार आप लोग और अच्छा करोगे तो फिर हमें किसी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखो आयताकार कैच स्लैब, यानी इसका बात कर रहा है, ये कब से जो दिखा रहा है, ये स्लैब तो है, आयताकार है, स्लैब है, कांच का है, शीशा का है ये, ठीक है। इसमें अगर देखो मान लो यहाँ रखा गया है, यहाँ मैं रख दिया हूँ, यहाँ पर मारेंगे, ठीक है, तो क्या क्या घटना घटेगी आपके बुक में दिया, पहले आपको बुक से बता दो, मतलब हाँ डायग्राम आपको तो आयताकार कांच दिखा दिया, इसमें कब से रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ बराबर बच्चे को। इसका प्रॉपर हम वीडियो अलग से बनाएंगे, अच्छा से वहाँ दिखाएंगे, पूरा मेहनत करेंगे, टेंशन मत लो, पूरे इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा आपको। साइंस रटना नहीं है, बिल्कुल सब करके दिखाया जाएगा क्लास में। हाँ वीडियो अलग से बनाएंगे उसका हम, क्योंकि क्लास में तो अभी संभव नहीं है। अभी आओ थोड़ा बुक यहाँ पर लो, यहाँ
इसकी बात चल रहा है। ये मान लो कांच है बच्चों, तो जिसे देखो यहाँ पर क्या बताया गया, मान लो कि यहाँ पर कोई किरण ऐसे मारा गया, ठीक है, यहाँ मारा आपने, ठीक है, तो यहाँ पर आपने नॉर्मल गिराया, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ऐसे नहीं जाना चाहिए था किरण को, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो मूर्ति है, कहाँ मूर्ति है, विलंब की मुड़ी है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन यहाँ आई, एक बार सघन माध्यम था, विरल माध्यम था, सघन में गई, और फिर सघन माध्यम में सीधा जा रही है। देखो यहाँ पर लाइट नहीं बंद होता, बीच में अब सीधा तो सीधा ही चल रही है। कब बदल रहा है इसका, बेंडिंग कब करती है, अपवर्तन कब होता है, जब माध्यम चेंज होता है। फिर देखो, अब फिर बाहर निकल रही है, तो बाहर क्या मान लो हवा है, फिर माध्यम चेंज, अब देखो फिर मुड़ गई, फिर ऐसे हो रही है। इसको जाना चाहिए तो मान लो कैसे जाना चाहिए, ऐसे, लेकिन थोड़ा मुड़ रही है ना, और ये ऐसे जाना चाहिए। इनके बीच की जो दूरी देख रहे हैं आप कैसे हो रहा है, जाना चाहिए था ऐसे और निकली। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्श्विक विस्थापन। तो सारे बातें पहले नोट से बताता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना है, सारे बातें आपको क्लियर मजा मजा में समझ में आ जाएगा। चलो, हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में कि इसका दिखाइए, तो पहले एक डायग्राम दिखा देना ऐसे। एक अपने पहले इंसिडेंट ने मारा तो सघन माध्यम से आ रही थी, विरल माध्यम, सॉरी विरल माध्यम से सघन में पड़ी इसकी, तो थोड़ा बैंड यहाँ मुड़ गई, मान लो ऐसे मुड़ी। अब इसको ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन फिर नीचे माध्यम चेंज हो रहा है, फिर इसका ऐसे मुड़ गया, क्योंकि अपने पढ़ा है जब सघन माध्यम से, देखो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, सघन माध्यम विरल माध्यम से आ रही थी, इसको मैं विरल को क्या बोल सकता हूँ, रेयर, यानी मान लो हवा से आ रही थी, कांच है पर इसकी, तो कांच क्या है, सघन है, डेंसर है, तो कहाँ मुड़ेगी, ये नॉर्मल के पास, तो जाना चाहिए ऐसे, तो मुड़ गई नॉर्मल के पास, देखो ऐसे मुड़ गई, इधर आ गई। जाना चाहिए था ऐसे, नहीं गई, डॉट दिखा रहा है मतलब काल्पनिक है। रियल क्या हो रहा है, ऐसे मुड़ गई, तो कहाँ मुड़ी है बच्चों, अभिलंब के पास मुड़ गई, ठीक है। अब फिर जा रही थी, अब फिर माध्यम चेंज हुआ, अब क्या ये माध्यम क्या है बच्चों, सघन है, अब निकलेगी विरल में, कमजोर में, हवा में निकलने वाली है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो अपने क्या नियम पढ़ा है, नॉर्मल से दूर भागेगी, तो देखो अब नॉर्मल के पास नहीं है, दूर भाग रही है, तो ये ऐसे गया, और ये ओरिजिनल ऐसे आना चाहिए। ये दोनों डिफरेंस दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डी, पार्श्विक विस्थापन। क्या बच्चों, ये पार्श्विक विस्थापन है, यानी इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब सब लिख लो, यहाँ आई आर दिखाया हूँ, आई आर ये वाला, ये आई आर आने वाली किरण, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण। चलो, और यहाँ से निकल रही है ये वाला किरण, ये क्या है बच्चों, आर आर। क्या है बच्चों, आर आर, ये आपतित किरण है, यहाँ से ऐसे परिवर्तित हो गई, तो क्या है, आर आर परिवर्तित किरण हो गई, ठीक है। उसको हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। अब डायग्राम कहाँ से बनाना है बच्चों, अपने बुक से बना सकते हो। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, मजे में सब समझ में आएगा। ये क्या हो गया बच्चों, आर आर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब ई आर क्या है, लिखो, यहाँ तो था परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, अब आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण। अब यहाँ से निकल रही है ना बच्चों, तो जब वहाँ से निकलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये क्या है बच्चों, निर्गत किरण। और यहाँ जो कोण बना है इसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, निर्गत कोण। सबको हम एक बार और डायग्राम बना के सिखाएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें पूरा पूरा। आई तो आप समझते हो क्या है आपतन कोण है, ई क्या वही पता है आपको, एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी क्या है, निर्गत कोण है। डी क्या है, लेटरल पार्श्विक विस्थापन है। ये आना चाहिए ऐसे, ऐसे चला गया रियल में, तो इस ये जो इनका जो अंतर आ रहा है ना, इतना डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। N1 तथा N2 क्या विलंब है, एक यहाँ पर एक बार नॉर्मल यहाँ गिराया गया है, और एक बार नॉर्मल यहाँ गिराया गया है। अब मैं इसको थोड़ा पर नोट कर लिया, अपने नोट कर लिया बच्चों ने। अब मैं इसको थोड़ा रफ में एक बार और आपको अच्छे से समझाता हूँ, मानेंगे नहीं जब तक मेरा बच्चा समझ न जाए। चलो, अब मेरे को चाहिए क्या बच्चों, यहाँ पर कहाँ रख दिया, चलो ये चाहिए हमें स्केल। हम बनाते हैं बच्चों कांच, आपको नहीं बनाना, आपको तो वहाँ से बना लिया, समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक लाइन में भर दूंगा, एक लाइन में जो भर दे कंसेप्ट, एक लाइन में जो भर दे कंसेप्ट, उसका क्या नाम है बच्चों, उनका नाम है रक्षक सर। एक लाइन में दे जो कंसेप्ट दे जो भर, उनका नाम है रक्षक सर।
ऐसे बोलते हैं, उनका डायलॉग ऐसे ही है। चलो, हमने क्या बोला बच्चों, यहाँ पर एक लाइए लाइए, ये हवा है मान लीजिए, तो ये आने वाली किरण क्या है बच्चों, आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण। ठीक है, अच्छी बात है, खुशखबरी है। यहाँ पर हम गिराएंगे, जहाँ पर टच किया है सरफेस पर, यहाँ पर हम एक डालेंगे नॉर्मल। नियम तो कहता है बच्चों इनको जाना चाहिए था ऐसे, डॉट्स दिखाता हूँ, इनको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन आपने पढ़ा है जब सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब की ओर आएगी, और सर अभिलंब की ओर आएगी, तो ये किरण थोड़ा सा मान लो ऐसे बेंड करेगी। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ बच्चों, ऐसे आएगी। ठीक है, ठीक है, जाना चाहिए ऐसे, अभिलंब की ओर झुक गई। देखो, आपतन कोण से परिवर्तन कोण बड़ा है, आपतन कोण बड़ा है, परिवर्तन कोण छोटा है, क्योंकि नियम यही है सघन वाले का, विरल वाले से सघन में जाने का। अब देखो ये बच्चों क्या है, डेंसर में है, अभी क्या है सघन माध्यम में है, तो सघन से अब कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी। तो यहाँ भी एक लंब गिरा लो थोड़ा समझने के लिए, यहाँ। तो अब बताओ, डेंसर से जाली रेयर में यानी विरल, सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर भागेगी। अब इसको देखो जाना क्या चाहिए, नियम तो कहता है इनको ऐसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये नहीं जाएंगे ऐसे, थोड़ा ये बच्चे मुड़ेंगे, थोड़ा अभिलंब से दूर भागेंगे, क्योंकि नियम तो यही कहता है ये अभिलंब से दूर भाग जाएंगे ऐसे। बात समझ रहे हैं बच्चे। अब देखिए ये जो मैंने क्या बोला, ये देखिए पहला नॉर्मल था तो इसको हमने N1 बोल दिया, ये दूसरा बार नॉर्मल गिरा है हमने तो इसको N2 बोल दिया। ये आपतित किरण है तो ये परिवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है तो इसको हम RR बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से जो ये कौन बना है ना बच्चों, ये कौन सी किरण है, इस किरण को हम बोलते हैं, एक बार सघन में आया, हवा विरल से आया, सघन में गया, फिर विरल में आया, तो सघन से विरल में आया तो इस किरण को हम बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सा ये किरण है, ये निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहाँ इमरजेंट रे, कौन सा है, इमरजेंट रे। और जो है कौन बना है इसको बोलते हैं, जो आपको भी नोट्स में आपने लिखा है, नोट्स से पढ़ लें आप, फिर से मैं दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे यानी निर्गत किरण। और यहाँ जो कोण बनाएगा इसको हम बोलेंगे निर्गत कोण। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम लोग ER लिखते हैं इमरजेंट रे को, और कोण क्या लिखते हैं बच्चों निर्गत रे है, निर्गत कोण बनाएगा निर्गत कोण को हम लोग यहाँ E से डिनोट कर लेते हैं। सारी बातें नोट्स में लिख दिया गया है, टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं। तो आपने क्या सीखा, अगर विरल माध्यम से आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर सघन से जाएगी विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ऐसे होगी। ऐसे आना चाहिए तो अभिलंब से दूर भाग रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। बात समझ रहे हैं बच्चे मेरे। अब इससे अच्छा कहा जाइए, एक बार प्यारे से लिख ले, यहाँ पर ये IR, तो यहाँ मैं थोड़ा छोड़ दिया था, इसको RR लिख लेना। बाकी सारे बात इसमें लिख दिया गया है, टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया बच्चों पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं बच्चों पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पार्श्विक विस्थापन बच्चों है क्या, थोड़ा बुक में भी दिखते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। 2014 में सवाल पूछा गया था, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हो। कांच की सिल्ली से अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र बनाए, जो भी डायग्राम बनाया ये भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट पढ़ा देंगे, साथ में बता देंगे कि कहाँ क्या आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इस पर मैं बहुत काम करता हूँ कि बच्चों का बुक भी पढ़ाई हो जाए और बोर्ड क्या पूछने वाले हैं हम लोग इसके लिए भी रेडी रहे। तो जब चित्र बनाने के लिए कहें तो ये चित्र बना कर दिखा देना, काम हो गया। आपका नाम अच्छे से लिख देना है। अब पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं ये पूछा गया, तो थोड़ा इसको भी हम करा दें। पहले ये लिख लो, पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको आप नोट कर लो। पहला कहता है ये कि पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के सीधा समानुपाती होता है। बहुत अच्छी बात है, जितना आपतन कोण, मान लीजिए कि आपतन कोण बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, सीधा समानुपाती होता है।
दूसरा नियम बच्चों, आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। दूसरा नियम कहता है कि पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। जितना जितना स्लैब का, कांच के स्लैब का जितना अपवर्तनांक होगा उतना वहाँ पर विस्थापन ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। तीसरा नियम, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के उल्टा होता है। ये अच्छा बात है। तो जब बोलेगा इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, अब उल्टा होगा। मैंने क्या कहा कि अगर किसी चीज़ का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मतलब किसी किरण का, किसी आपतित किरण का अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका पार्श्विक विस्थापन का कम होगा। अगर उसका वेवलेंथ कम होगा तो पार्श्विक विस्थापन ज़्यादा होगा। ये उल्टा होता है। पर आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम होती है, और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो विस्थापन कम होगा, और तरंगदैर्घ्य कम है तो विस्थापन ज़्यादा होगा। ये व्युत्क्रम, इसका मतलब उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। पार्श्विक विस्थापन का स्लैब के मोटाई का सीधा अनुपात होता है। इसकी मोटाई पर भी, थिकनेस पर भी निर्भर करती है, कितना मोटा है ये। ठीक है बच्चों, इस पर भी इसके सीधा समानुपाती होता है। ज़्यादा मोटा होगा तो विस्थापन ज़्यादा होगा, कम मोटा होगा तो कम विस्थापन होगा। ठीक है, चलो अब ये होती है आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ लिया है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो बच्चे को तो नोट्स भी तो चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, ये कर देना है काम। ये जो पढ़ा है इसी को लिख देना है कि कांच की स्लैब से निकलने वाली, जब तो कांच की स्लैब से निकला था किरण, ये वाला, ये यहाँ से जब निकलता है ना, ये निकलने वाली किरण तथा आपतित किरण, ये आपतित किरण आ रही थी यहाँ पर, आपतित किरण के मूल पथ के बीच की दूरी, ये आपतित किरण जैसे मूल ऐसे जाना चाहिए था, इसका मेन तो ऐसे जाना चाहिए था, और इनके जो बीच की दूरी है ये आपतित किरण का मूल बिंदु ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, नहीं गया, थोड़ा बेंड किया क्योंकि अपवर्तन हुआ। और जो ये निकलने वाली किरण, कांच की स्लैब से निकलने वाली किरण, इनके बीच की जो दूरी है, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन है क्या बच्चों, डी है, जो किसके बराबर है, एक्स है। क्या मजा है, कभी तो रटना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों को। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चे बोलते हैं सर लिखवा के बता दीजिए, स्नेल का नियम बहुत पूछता है परीक्षा में। हाँ, आपका बात सही है, तो इसको भी यहाँ नोट कर लेना आप कि स्नेल के नियम को लिखे, कभी पूछता है ना लिखने के लिए, तो ऐसे तो पढ़ा दिया गया, फिर भी लिख सकते हो। यहाँ पर बच्चों आई नहीं है, यहाँ आई नहीं लिखा गया, सिर्फ साइन है। यहाँ पर ई है ना बच्चों, यहाँ पर शायद ई है, थोड़ा बुक में देख ले एक बार, देख ले, साइन ई होगा। हाँ, सिर्फ साइन है, SINE, यहाँ पर ई है, थोड़ा हमें इसे मिटाना पड़ेगा, मैंने पूरा इरेज कर दिया है। एक मिनट बच्चों, अच्छा यहाँ पर लिख दिया हूँ, ऐसे लिखना है साइन, ये लिखना है, ये साइन, ये वाला मान लो गलत है साइन, ई छूट गया था, यहाँ पर ई छूट गया था, यहाँ भी छूट गया था, ये साइन लिख देना आप। तो क्या लिखोगे, परिवर्तन कोण की जया साइन का देखो, अपतन कोण की जया साइन तथा परिवर्तन कोण की जया साइन का स्थिर क्या होता है बच्चों, स्थिर होता है। अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। बस साइन आई बाई साइन का नियतांक है, आप ऐसे बता सकते हैं बच्चों, N1 साइन आई इंटू N2 साइन, बस काम हो गया आपका। यहाँ पर दिखाया हूँ दो माध्यम है, तो उनका प्रवर्तन कैसे निकलेगा, स्थिरांक आता है। यही क्या है बच्चों, स्नेल का नियम है। और ये पार्थिव विस्थापन दोनों क्वेश्चन हो गया, बच्चे ने इसको भी कर लिया, बच्चे ने इसको भी कर लिया। पुराने नोट से भी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ताकि बच्चे, एक बच्चों मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसको आपको नोट नहीं करना है बच्चों, आपको नोट नहीं करना है। तो करना क्या है सर, नोट नहीं करना है तो प्यारे बच्चों को उसको रीड करना है। पिछले साल का नोट से क्या पढ़ाया गया था बच्चों को पिछले साल, आपके जो भैया लोग तो क्या पढ़ के निकले थे, थोड़ा इसको आप रीड कर लो एक बार, वीडियो पॉज करना है, रीड कर लेना है, जो पढ़ाएं वही बात इसमें है। अगर आपको कुछ लगता है कि जानकारी के लिए अच्छा है तो उसको नोट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार ऐसा हम मेहनत करें। देखो पिछला बार साइंस में कितना नंबर है बच्चों का, 93 92 तक नंबर है। प्रैक्टिकल में कुछ नंबर काट लिए गए थे, जैसे 90 नंबर, 91 आ गया है, 90 आ गया है, 2-3 नंबर प्रैक्टिकल में काट लिए, 2-3 के ज़्यादा काटे गए हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा काटा गया। इस बार हम लोग का 96 नंबर आ गया है। कितना उसका काट दिया गया था, उसका शायद 2 नंबर या 4 नंबर काटा गया था, वही मान के चलो 93 तक नंबर हम लोग इस बार लाए हैं साइंस में, 100 में प्रैक्टिकल मिलाकर। तो बच्चों इस बार क्या है, इस बार तो 100 to 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स में रिवाइज किया गया है, आपको शुद्धिकरण वाला नोट्स मिल रहा है।
हाँ, यहाँ से बच्चों को क्या लिखना है, रेयर मीडियम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, इसको कब से परेशान थे, ये तो वही बात है बच्चों। देखो विरल माध्यम से आ रही थी तो अभिलंब के झुक रही है, तो पढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा रिवाइज के लिए से पर्पज से डाल रहा हूँ। ये आप नोट कर लेना, ये नोट की जरूरी, ये जरूरी, इसको नोट कर लेना कि रेयर मीडियम क्या है, कहने विच हैज़ लेस डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन इट। यानी विरल माध्यम क्या है, जिसका घनत्व कम होता है और प्रकाश की गति अधिक होती है। जिसका घनत्व कम होता है उसमें प्रकाश की गति अधिक होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। सर सघन माध्यम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, इसको भी नोट करना है आपको। तो विच हैज़ मोर डेंसिटी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, स्पीड लाइट अप इज लेस देन, वहाँ पर प्रकाश का घनत्व तो स्पीड का कम होगा। तो हमने क्या पढ़ा, डेंसिटी कम है तो प्रकाश का चाल ज़्यादा है, डेंसिटी अधिक है तो प्रकाश की चाल कम है। प्रकाश का वेग चलो प्रकाश का वेग जो होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट, याद रखना, ये पूछता परीक्षा में प्रकाश की चाल क्या होता है बच्चों, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये टॉक, इसको बोलते हैं टॉक। ये प्रकाश की चाल के लिए सी एस एल लिखते हैं, इसको हम लोग सी एस एल लिख के ऐसे कर देना। ये प्रकाश की चाल के लिए एक सिंबल होता है जिसको नोट किए, जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब बच्चों अपवर्तन से क्या रिजल्ट आता है, इसको नोट कर आपको लिखना, ये पढ़ना है आपको, लिख लेते हैं हम, थोड़ा इसको पढ़ेंगे हम लोग। अपवर्तन के परिणाम क्या होते हैं बच्चों, देखना, ये स्टिक आपको पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखती है, ये तो बहुत इजी है, आपने गिलास में आपको डिबा कर दिखाया था, अगर मैं कैमरा सीधा कर पाता तो करके दिखाया था, आप कर लेना घर पे, ये तो इजी है, सब लोग करना। गिलास में क्या करना, पानी रखना कांच वाला गिलास में, उसमें पेंसिल डाल के देखना, आपको टेढ़ा हुआ दिखता है, क्या है, क्या कारण है, आपको कहना कि भाई वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, अपवर्तन के कारण है ये सब। तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय के पहले ही, सूर्योदय के बाद भी सूर्य को दिखाई देना, ठीक है, सूर्योदय होता फिर भी आपको लाल, वहाँ पर लाली दिखती रहती है। पानी में भरे हुए बर्तन में तली से ऊपर, आप पानी में किसी साफ पानी में मतलब रख देना, सिक्का डाल देना, ऊपर से देखना लगता है कि सिक्का ऊपर है, जब हाथ डालो तो पानी बहुत अंदर में है। कहीं मछली देखते मछली ऊपर रहता रही है, जब हाथ डालो तो अरे मछली तो बहुत नीचे है, ऐसा क्यों ऊपर दिखता है। सारे बच्चों ये किसका खेल है, सारे ये अपवर्तन का खेल है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट किया आपने इतना, चलो ये इतने लिख दिया हूँ, बहुत अच्छे फैक्टर हैं, टेंशन की बात नहीं है। अब बच्चों क्या मैं इसमें आपको लेंस करा दूं क्या, आज टाइम तो भी, टाइम तो 2:19 हो गया है, 3 बजे से क्लास होता है। तो बच्चों आपको बताया था कल शादी में गए थे तो वहाँ भी हम थके हुए हैं, तो क्या लेंस में करा दूं क्या अभी, कि लेंस अगले लेक्चर में करा दें। ऐसे एसएनएल का नियम तो आपको बहुत मज़ा आ गया, समझ में आ गया आपको, आपको हमने कांच का स्लेब वाला भी करा दिया, ये हो गया। चलो पार्श्विक विस्थापन भी वगैरह दिया, पावर ऑफ लेंस की क्षमता, वो नोट्स तो रेडी है बच्चों, लेकिन लेंस की क्षमता का अर्थ क्या है, लेंस की क्षमता का अर्थ क्या है, चलो करते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं बच्चों, 10 मिनट, थोड़ा लेंस को बहुत जल्दी पढ़ाते हैं थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे तो बच्चों को सीरियस सुनना पड़ेगा, मैं आपको समय ज़्यादा नहीं दूंगा, एक बार में ही समझ जाना। चलो हेडिंग बना लो बच्चों, यहाँ से एक हेडिंग बनाएंगे आप लोग, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का अर्थ क्या होता है, क्या होता है लेंस की क्षमता। चलो हम बताते हैं, क्या ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, सबको रटना पड़ता है आपको, ऐसे ही दिमाग में दौड़ेगा, इसे आसान कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको लपेट लेता हूँ, लपेट लेंगे हम लोग। बहुत देखो, मैं 2 लेंस आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक पातर लेंस है, एक मोट लेंस है। सर लेंस कैसे बनता है, सर लेंस कैसे होता है, आपको पता है लेंस क्या होता है। आपने दर्पण देखो, दर्पण में आज मैं थोड़ा आपको इतना मस्त पढ़ा देंगे ना, इतना मस्त मिल के पढ़ लेंगे आप और हम मिल के, ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग कि हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखो मैं भी क्यों बोलता हूँ कि मैं भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को शिक्षक नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, ताकि मैं विद्यार्थी मान के पढ़ूंगा तो बच्चों को अच्छा पढ़ा पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा, कंसेप्ट अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा उनके पास। चलो देखो, आपको दर्पण कैसे पढ़े थे बच्चों, दर्पण क्या था, एक गोलीय कांच का हिस्सा था, आपने ऐसे काट दिया था बीच में से, तो ये बाहर से अपने पेंट किया तो अवतल बन गया था,
अंदर से पेंट किया था तो ये उत्तल बन गया था। सर लेंस कैसे बनता है बच्चों? लेंस एक गोला से नहीं बनता है, दो गोला से बनता है। अच्छा तुम बता बच्चों, जब एक लेंस में कितना फोकस था? एक होता है। तो जब दो एगो गोला में एगो फोकस होता है, एगो बिंदु होता है, तो जब दो गोला होगा तो दो लेंस केंद्र होगा, दो फोकस होगा, इसीलिए लेंस में दो फोकस होता है। सब मजा पढ़ाएंगे आपको, मजा आ जाएगा। चलो समझो थोड़ा सा। एक गोला हो गया, एक गोला हो गया, एक शीशा है, मतलब एक गोला था, लेंस का गोला है, एक और लेंस का गोला। ठीक है बच्चों, अब क्या करने जा रहे हैं हम, देखना 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 लेंस क्या होता है ये। बाप रे बाप, सर यहाँ भी था। सर तो क्या लेंस ऐसे बना है? हाँ बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बना है। रटने का जरूरत नहीं, रटना नहीं पड़ने का, रटने तो नहीं देंगे। अब देखो बच्चों, और मान लो अब ये लेंस बन गया, ऐसे लेंस बनता है बच्चों, दो दो गोले से बनता है मिलके। अब मान लो मैं इनको ऐसे थोड़ा डिवाइड करता हूँ बीच में, इनका सेंटर पाने के लिए। ये सेंटर हो गया ना, ये लेंस का सेंटर हो गया। अब देखो इधर भी आओगे तो आपको एक फोकस मिलेगा, यहाँ भी आओगे तो फोकस मिलेगा, तो इसमें दो दो फोकस होता है। लेकिन अभी आपको बताने वाला हूँ कि इस लेंस की क्षमता से पावर क्या है लेंस की। एनसीईआरटी में जो हेडिंग दिया है, अब मेरे प्यारे बच्चे जाकर अपने एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तुम जरूर पढ़ना प्यारे बच्चों। अभी आपको क्या कवर करा दिया हूँ आज? आज आपको ये कवर करा दिया, कांच स्लैब करा दिया। आपको अपर्तनांक अभी नहीं कराएंगे, अपर्तनांक हम आपको पिछले लेक्चर में कराएंगे। तो आप इसको तो तक याद करना बच्चों, इसमें थोड़ा ज़रूरत पड़ता है, ये कुछ याद रखना। कभी कभी पूछता है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, हीरा का इतना होता है, इसको 12th में पूछ लेता है। तो ये मैं बच्चों को होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये सारणी बच्चे को याद रखना है, थोड़ा ये याद कर लेना है। एक दिन में नहीं वो चलेगा, थोड़ा टाइम है। अब बच्चों इसमें किसका किसका जरूरत है? ज़्यादा हीरा का, वायु का, बस थोड़ा जल किरोसिन का भी कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में बनाने के देता है। लिखा है कि सारणी से कहते इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व तो अधिक होता है, उदाहरण के लिए किरोसिन, कहते इसको याद करने की जरूरत है। लेकिन अब क्या करो, बिहार बोर्ड ने पूछ लिया कभी कभी, तो हम लोग कहते हैं जरूरत नहीं है, लेकिन पूछ लेता है, तो क्या करेंगे। अब उल्लू बनाता है हमको, लेकिन हमको उल्लू नहीं बन रहा है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? लेंस की क्षमता। कहाँ गया कंसेप्ट, ये रहा। कभी कभी कहाँ चल जाता है। मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। सर बीच में आप कंसेप्ट क्यों इधर भाग रहे हैं, आगे पीछे नहीं भागना बच्चों, आपका एनसीईआरटी कवर कराएंगे। हम आपको ये पढ़ाना है, आप यहाँ से इस टॉपिक को पूरा पढ़ना, घर पे जाकर मजा आ जाएगा। चलो अभी तो फिलहाल थोड़ा पावर समझ, पावर होता क्या है। मैं दो लेंस दिखाया हूँ। मान लो कि एक लेंस ऐसा हो सकता है, एक मोटा भी, तो ये लेंस मान लो पतला है, ठीक है, ये लेंस पतला है, ठीक है। और कैसा लेंस है बच्चों? ये मान लो कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, पतला है, ठीक है, कन्वेक्स, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? ये भी उत्तल लेंस है, मोटा है। ये मोटा कैसे हो गया बच्चों? ये मान लो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये गोला बड़ा गोला होगा, तो बड़ा गोला है तो बड़ा लेंस बनेगा, मोटा लेंस बना। ये छोटे छोटे वाले होंगे तो छोटा पतला लेंस बना है। पतला लेंस है बच्चों, तो पतला लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी, पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, उल्टा चलेगा। तो ये लेंस पतला है ना, तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। क्यों बच्चों? आपने पढ़ा था कि लेंस क्या करती है, इसको हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। सारा किरण को यहाँ पर जाएगी और सिकुड़ा देगी, एक जगह बिटोर दिया। तो लेंस पतला था, तो देखो लेंस पतला है तो इसकी फोकस दूरी यहाँ है। अब लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। काहे घटती है? देख लो, फिल कर देख लो। इसको जब ज्योमेट्री से बनाओगे तो ऐसे फिल आएगा। हम आपको अभी करके दिखाते हैं काहे ऐसे आता है, तुम करके देखना। प्रकाल ले लेना, प्रकाल कैसे बनाना बच्चों? बात समझा कैसे दर्पण लेंस बनाना है आपको? हाँ, आपने लेंस बनाना सीख लिया। प्रकाल खोल लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा छोटा छोटा बनाना। एक गोला बनाया, मान लो एक गोला आपने ऐसे बनाया, एक और गोला इसमें ऐसे बनाना। मान लो यहाँ सेंटर लेके बनाया, तो यहाँ पर एक बार रख देना, एक सेंटर यहाँ लेना, जहाँ से थोड़ा तुम लेंस काट पाओ, और एक इसी पर प्रकाल ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमा देना, तो ये पतला लेंस बना। एक बड़ा लेके बनाना ऐसे, और सेंटर तो उनका वही रहेगा।
तो इस बार जब मोटा लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। कैसे, देखो यहाँ क्यों, हम ऐसे लिए, ठीक है, यहाँ समझाता हूँ, ऐसे लिए। तो मैं एक बार यहाँ सेंटर लिया था बच्चों, और एक बार मान लो यहाँ लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से नापो, इसका देखो, एक बार से मैंने एक यहाँ पर रखा था अपना ये ज्योमेट्री, और यहाँ रखा था। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप नाप के देखो, ये दूरी नाप के देखो, और इनका दूरी नाप के देखो। ये मोटा हो जाने के कारण ये फोकस दूरी देखो कम महसूस हो रहा है। तो आपको क्या सीखना है इस पर, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, मतलब कम होती है। बना के देखना, फीलिंग आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अवतल लेंस में आ जाओ। अवतल लेंस में सही बना है, एक लेंस आपने ऐसे गोला काट दिया इधर, और एक गोला इधर काट दिया। इसमें क्या है, दोनों को काटना नहीं है, दूर दूर रखना है। अब इधर का मिटा दिया आपने, इधर का मिटा दिया, तो ये ऐसे मिला देना और ऐसे मिला देना, तो एक लेंस यहाँ हो गया। यहाँ देखो मैंने क्या रखा है, लेंस पतला है और यहाँ लेंस मोटा कर दिया हूँ। तो देखो मोटा लेंस हो गया तो दूरी तो कम हो गया कि नहीं हो गया, स्केल से नाप के देख लो, स्केल से नापो, सेम सेम सेंटर लिया। मान लो इसको हम नाप रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसके सेंटर से ये इसका फोकस आ रहा है मान लो, तो ये आ रहा है 3 से हम नाप रहे हैं तो 2.5 आ रहा है, 2.5 इसका देखिए, इसका 2.5 से ज़्यादा आ रहा है, इसका 2.5 से ज़्यादा आ रहा है, ये रहा। तो पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, इसलिए मैंने एक नोट्स लिख दिया हूँ, बच्चे घबराएंगे नहीं। मोटा लेंस की फोकस लेंथ क्या होती है बच्चों, कम होती है, छोटी होती है, कम होती है। और अगर लेंस होगा पतला तो फोकस दूरी होगी ज़्यादा, होगा लेंस मोटा तो फोकस दूरी होगी कम, होगा लेंस पतला तो फोकस दूरी होगी ज़्यादा। ठीक है बच्चे, मोटे लेंस की पावर ज़्यादा होती है, पतले लेंस की पावर कम होती है। सर लेंस की क्षमता क्या है, एनसीईआरटी में क्या कहती है, अभी तो अब आपका लाए आपके एनसीईआरटी में। तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण का अभिसारण कितना ज़्यादा से करती है, कितना मोड़ती है ज़्यादा, जितना ज़्यादा मोड़ेगी उतना क्षमता ज़्यादा अधिक है। कब तक अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप यहाँ से ही पढ़ोगे एनसीईआरटी तो भी आपका परिभाषा सही सही सुन मिल जाएगा, पढ़ लेना। यहाँ भी आपके बोल्ड अक्षर में लिखा गया है तो तुम इसको भी याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझा रहा हूँ आपको। कहते लेंस की, कहते किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण मतलब उसको कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, जो जितना कन्वर्ज करेगा, कौन कितना सिकुड़ाएगा, कौन कितना फैलाएगा। देखो उत्तल लेंस है तो सिकुड़ा देगा, अवतल लेंस है तो फैला देगा, तो इसीलिए अभिसारण अपसरण दोनों लिखा है। यानी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग करने की मात्रा यानी डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम पर उल्टा होती है। इसीलिए हम लेंस की क्षमता को P बराबर फोकस दूरी को उल्टा, तो फोकस दूरी को उल्टा कैसे लिखेंगे, 1/f। जहाँ जहाँ बच्चों ऐसे 1/f लिखा है तो इसका मतलब उल्टा होती है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायप्टर होता है। आपने आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या पढ़ा था सर, कोई नहीं हो रहा था, आवर्धन यूनिट लेस था, लेकिन लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायप्टर होता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ लिया है। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, दिखा देंगे, थोड़ा बच्चों लेट में हूँ, आज लेट में है, आज हमको खाली कंसेप्ट पूरा कर लेने दो बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डायप्टर को परिभाषित करें, तो ये भी आपके बुक में लिख दिया है, एक लाइन में आंसर लिखा है। एक डायप्टर क्या होता है, कितना बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है बच्चों जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। नोट, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, अवतल लेंस की, ये तो याद रखना है, एमसीक्यू पूछता है। तुमको रटना थोड़ी ना है, तुमको तो चिन्ह पर पैटर्न में सिखा दिए हैं, टेंशन थोड़ी ना है। 1D पर 1 मीटर में आएगा, सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f। देखो ये लिख दो परिभाषा में, ये कैंसर हो गया, यहाँ तक कैंसर हो गया। ये आपको ऐसे मैथमेटिक्स से समझाना चाहिए, P बराबर 1/f। तो हमने कहा कि जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, तो P का P हो गया बच्चों, पावर हो गया। फोकस दूरी का हमने क्या माना, 1 मीटर, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो जाए, 1 मीटर हो गया। जब फोकस दूरी 1 मीटर हो गया तो ये एक डायप्टर के बराबर होता है। क्या होता है, एक डायप्टर के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिक्स हो गया और ये भाषा में हो गया। एक नोट दिया हूँ कि 2 सत्तेन और पेज में जाके आपको यह भी जाने को लिखे,
दूसरा 3 नंबर पेज में जाना है बच्चों को। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको आपको लिखना है तो पूरा लिख लेना, अच्छा रहेगा, राइटिंग तो सुधरेगा ना, राइटिंग के पर्पज से लिख लेना, अच्छा रहेगा। मतलब लेंसों का संबंधन क्या है, तो ये आपको पूरी बातें पीले बॉक्स वाला लिख लेना है, जो पीला बॉक्स में पूरा लिखा गया है। उस पर एक मैं सवाल करता हूँ आपको, जिससे मैंने क्या किया, एक लेंस ये है, एक ये है, एक ये, देखो ये उत्तल लेंस है, फिर इसी में अवतल लेंस है। समझा बात को मैं क्या बता रहा हूँ? ये देखो यहाँ से उत्तल लेंस हो गया, ये फिर अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस, फिर अवतल लेंस, ठीक है। चलो, यदि P1 मान लो कि पहला लेंस है, इसकी पावर क्षमता क्या है, 2D है, 2 डायप्टर है। लेंस की क्षमता कैसे, मतलब डायप्टर होता है, 2 डायप्टर है। तो ये पहला लेंस क्या है, उत्तल है, तो इसकी धनात्मक होगा, ये तो प्लस में होगा। P2 क्या है, अवतल है, तो ये माइनस। मान लो कि आपको दिया, मान दे दिया कि इसका इतना है, इसका इतना है, फिर माइनस जहाँ लगा है अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। P4 इतना है, तो पूछेगा इसके कुल संयोजन सबका पावर जोड़ने पर कितना आएगा, कॉम्बिनेशन करने पर लेंस कितना आएगा, कुछ नहीं, सबको जोड़ के देख लो। तो पावर टोटल, पावर लेंस ऑफ टोटल कुल क्षमता निकालना है, तो P1 P2 P3 P4 सबको जोड़ेंगे, तो P1 इतना है, P2 इतना है, सबको बैठाए तो कितना आया, कितना आ गया, -2D आया। तो माइनस में 2D आ गया, इसका मतलब तुम बता, पहले साइन वैल्यू छिपाओ, माइनस में कौन सा लेंस, अवतल की उत्तल, सर अवतल। बहुत प्यारे बच्चे, खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो यानी ये जो इसमें इसमें किस लेंस की क्षमता अधिक थी, इसकी कौन सा लेंस पावरफुल था, तो इसमें अवतल लेंस पावरफुल था जब उनका डायप्टर जोड़ा गया। तो अब देखो P बराबर, इसको तुम ऐसे निकालना, या P बराबर 100/F सेंटीमीटर, ऐसे भी करते हो। और देखो कोई बच्चा बोलता है ना सर मीटर में सेंटीमीटर में क्या अंतर है, यहाँ पर सारी चीज़ आपको अगर मीटर में दिया है तो मीटर में निकालते हैं हम लोग, लेकिन सेंटीमीटर में अगर निकालना होगा तो ऊपर 100 रख देना। ऐसे सूत्र अपने क्या पढ़ा, P बराबर 1/F, लेकिन किसके लिए है, मीटर वाले के लिए। सेंटीमीटर मान दिया हो तो कैसे निकालोगे, तो 100/100 कर देना। अगर सेंटीमीटर से मीटर में निकालना होगा तो 100/F सेंटीमीटर कर देना। तो देखो इससे मैंने कहा कि इसका मान कितना है, 2 आया है, तो 2 रख दिया अपने, 100 का 100, C कितना सेंटीमीटर, तो ये F सेंटीमीटर, तो F सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, A बराबर, उसका कोई बोलेगा बताओ, इसका जब इस लेंस की क्षमता इतना है, 2 डायप्टर है, तो इसका बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, कितना सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी निकाल पाओगे ऐसे फार्मूला से, कितना गया, -50 सेंटीमीटर गया। कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर एक ले लेना, चाहे काट दो ना, इसे कट जाएगा 50 बार में, तो F का मान कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। -50 मतलब ये अवतल लेंस होगा। एक बच्चों मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, ये होमवर्क में करके रखना, ये होमवर्क में करके रखना, और फटाफट कुछ हम आपको MCQ करा देते हैं जल्दी जल्दी। ये होमवर्क है, एक लेंस इसमें जोड़ दिया हूँ, एक का मान लो पावर इतना है, दूसरे का पावर इतना है, तीसरे का इतना है, तो इसको आपका कुल ऐसे ही बना के दिखाना है। चलो फटाफट फटाफट बच्चे, टाइम कम है, सर जी का टाइम हो गया खाना खाने का, और आपका भी काम है वीडियो तो अपलोड करना है कि टाइम मिल जाए। चलो 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 देखते हैं, जो क्वेश्चन बोले उसी को करना है, बाकी सबको को नहीं करना है, क्योंकि बाकी आपको करा दिया गया है, तो इसको क्या करना है। चलो फटाफट फटाफट, ये तो सब हो चुका है, सारे हो चुका है, ये हो चुके हैं। अच्छा मैंने आपको दिखाया कि सब सब रंग सब दिखता है, सब क्या है, पर ये तो नहीं, अभी वो दूर पढ़ना भी नहीं पढ़ना है। हाँ ये आ गया, ये आ गया 12 नंबर। चलो 12 नंबर करना है आज के कंसेप्ट के हिसाब से, आज पढ़ाएगा आपको, नहीं बताने वाले हैं, ये आपको कर लेना है, आपको पता है, टेस्ट में पूछा गया, जो पढ़ाएंगे वही पूछेगा, किस लेंस की, आज ये पढ़ा दिया हूँ, इसको कर लेना है सब। देखो इसी साल पूछ लिया है, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन बाहर नहीं भागेगा, इससे तुम भरोसा करना दोस्त पे, अपने भैया पर भरोसा तो करो यार। ये भी कर लेना, धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, अच्छा क्वेश्चन है, सब इस साल पूछा गया है। दूरी ये तो पढ़ा दिया, ये पहले करा दिया गया, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने में गमन करने पर आपतन कोण, हाँ ये भी आज करा दिया हूँ, आज करा दिया हूँ, मजाक की बात है, जो पढ़ाया गया वही पूछा गया है, और मैंने पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन पहले से देख रखा है, नहीं बच्चों, ये अभी देखो नया, अभी फिलहाल नया खरीद के लाया गया है, पहली बार आया है मार्केट से, तो मैं डायरेक्ट लाया हूँ कि बच्चों का देखो क्या है ना, मैं हाथ से लिखता हूँ तो बच्चे थोड़ा गुस्सा करते, सर की राइटिंग खराब है, इसके लिए इसको मैं लाया हूँ, मेरे पास क्वेश्चन सब है, मैं लिख सकता था हाथ से, लेकिन हाथ से नहीं लिख रहा हूँ कि बच्चे घबराते हैं।
तो मैं भी थोड़ा बच्चों को अच्छा क्वालिटी दूँ थोड़ा, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड ये अभी देखो अच्छा दिख रहा है, वो कलरफुल दिख रहा है, राइटिंग अच्छा भी दिख रहा है, टाइपिंग है। चलो थोड़ा खर्चा करना है तो कर देता हूँ बच्चों के लिए। कौन सा पदार्थ, ये नहीं, ये अभी बाद में करना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, अभी आपको लेंस नहीं पढ़ाया हूँ। उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो इसको तुम निकाल सकते हो, ट्राई कर लेना, आज पढ़ाया गया है, कर सकते हो, नहीं हो तो हम करेंगे। इसको लिखता हूँ SW में, बाकी नहीं बताएंगे, ये SW में रखता हूँ, ये इसको मैं कर सकता हूँ, इसको मैं कभी डिस्कस कराऊंगा। बाकी जो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, कहते किस बिंब के वास्तविक प्रतिसरण बनने के लिए उत्तल लेंस, चलो ये तो इमेज नहीं बताया गया है, अभी इमेज नहीं पढ़ाए हैं, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। ये सब तो तुम जानते ही हो कि अपवर्तन का कौन नियम है, परिवर्तन का कौन नियम है, इससे तो बच्चा इसको आप वाकिफ है इससे। और ये तो बाप रे, आज ही ना पढ़ा रहे बच्चों, सब धुआं कर देगा। देखता है बच्चा, कुछ रटना पड़ा क्या? प्यारे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, कुछ रटना पड़ा क्या आपको? एक उत्तल लेंस होता है, अब आज पढ़ाए, देखता था बीच में कैसा था, वो बीच में कैसा था, सब एक जैसा ना, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ना बीच में मोटा कहता है, बी हो जाएगा ना इसका आंसर, 25 का बी हो जाएगा, ना किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ सॉरी उत्तल लेंस है, सॉरी 1 मिनट बच्चों, ये उत्तल लेंस है, देखो तो बीच में मोटा है, किनारा पतला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस में आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी से, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर v/u। लेकिन लेंस में पूछ रहा है, तो अभी इसको रहने दो, अभी नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया, इसको छोड़ दो। 26 को रहने दे प्यारे बच्चे, रहने दे 26 को रहने दे प्यारे बच्चे। 1 मीटर की फोकस दूरी लेंस की क्षमता, हाँ आज पढ़ाए थे, अभी पढ़ाए थोड़ा सा, ये वाला कर लो। निर्गत किरण अभिलंब की बीच के कोण के क्या कहते हैं? निर्गत किरण जहाँ से निकल रही थी और अभिलंब जो बना, उसको निर्गत कोण कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? निर्गत कोण। 28 का ए हो जाना चाहिए, 28 का ए आंसर में मैच कर लेता हूँ, 28 का सी, सब वर्ष सी, हाँ निर्गत कोण, बहुत अच्छा, आज पढ़ाए, आज ये पूछ लिया। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्या, अरे भाई अभी तो पढ़ाए थे, कितने डायोप्टर, 29 का बताओ, 29 का कितने डायोप्टर? ओ सर 1 डायोप्टर, अरे बजम, वाह मजा आ गया पढ़ा के आपको। किस दर पर ने पिता सीधा, ये तो 31 नंबर कर लिए हैं क्या हम लोग? थोड़ा देख लेना, शायद कर दिए होंगे, ये हो चुका होगा, पूछा गया सवाल है। लेकिन मैं जो टॉपिक पर हूँ उसी पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये सब हो चुका है, दर्पण सब धुआं हो गया। लेकिन बच्चे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़ना जरूर। मैं तो सिर्फ टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम सारे क्वेश्चन देख लेना, अच्छे होते हैं, 12 क्वेश्चन पूछता है। ये MCQ तो तैयारी इसी से करा देंगे आपको, टारगेट से एकदम बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये ऑब्जेक्टिव है मार्केट में, इसको आप रख सकते हैं। देखते कितना पूछेगा हजात बनाने में उत्तल दर्पण के उपयोग। हम क्या क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, सिर्फ आज वाला। पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी उसकी, ये तो नहीं, अभी तो पूरा लेंस नहीं पढ़ा गया। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ, लेंस पढ़ाए कहाँ हूँ, अभी लेंस में कल इंट्रोडक्शन दिया हूँ। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब अभी नहीं पढ़ाए, अभी नहीं सिखाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ आते हैं उत्तल लेंस का उपयोग, चलो मैं सोच रहा हूँ इतना ही रहने दे क्या बच्चे को। चलो बच्चे इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना ही रहने देता हूँ, इतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्रैक्टिस हो गया। और ये टारगेट 2024 आपका एकदम 2024 में हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं, एकदम अच्छा रिजल्ट देंगे, आप घबराना मत। आपके लिए जितना हम देखो, आपके लिए कांच, स्लैब, प्रिज्म सब कुछ खरीद के लाए हूँ मार्केट से, सबको ऑनलाइन परचेस किया हूँ कि बच्चे को दिखाऊँ। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिख रहा है आपको, एक्सपेरिमेंट मिलेगा। अब फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट होगा, पूरा लाइट का बेंडिंग दिखाएंगे, अपवर्तन दिखाएंगे, कांच से स्लैब से कैसे मुड़ रहा था, सब कुछ दिखाएंगे आपको, टेंशन की जरूरत नहीं है, नहीं परेशान होना बच्चे को। ठीक है, धन्यवाद, लव यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन ला के पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन से पीछे नहीं हटना बच्चों। थैंक यू।